देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, किसानों के आंदोलन पर गिद्धों की नजर पड़ गई है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। ये लोग किसान आंदोलन की आड़ में एक बार फिर दिल्ली को जलाना चाहते हैं। ये लोग किसानों को मोहरा बना रहे हैं। दोस्तों, मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि ये उल्टा लेफ्ट या अर्बन नक्सल और ये अल्ट्रा लेफ्ट और ये अर्बन नक्सल किसान के आंदोलन में घुसकर अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा शक सही निकला। देश के खुफिया विभाग को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि अल्ट्रा लेफ्ट नेता किसानों को भड़काकर दिल्ली में बड़े पैमाने पर आगजनी करवाना चाहते हैं। पूरी की पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। इनके कौन कौन नेता कब से दिल्ली में सक्रिय हैं, इसकी जानकारी मिल चुकी है। इन लोगों ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। दोस्तों, इनकी प्लानिंग है कि आने वाले कुछ दिनों में किसान की आड़ में ये अल्ट्रा लेफ्ट वाले दिल्ली की सड़क पर उतरे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, आगजनी करे। पर दोस्तों, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आखिर कब तक इन टुकड़े टुकड़े गैंग की वजह से हमारी देश की राजधानी नुकसान झेलती रहेगी? इस टुकड़े टुकड़े गैंग को क्यों झेले हम? इससे पहले इन लोगों ने सीए के नाम पर दिल्ली में दंगे करवाए, फिर शाहीन बाग करवाया। ये बार बार फेल होते रहे और आगे भी ये फेल ही होंगे। इन्हें हम रिपब्लिक भारत किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे हम। इसलिए सबसे जरूरी है कि किसानों के बीच वेश बदलकर घुसे इन भेड़ियों को पहचानना होगा। इन अराजक तत्वों को पहचान कर बाहर निकालना होगा। और यह काम आसान नहीं है। ये लोग काफी भीतर तक घुस चुके हैं, पर हम इन्हें निकाल फेंकेंगे। साथ मिलकर देश के साथ छल करने वाले इन लोगों को हम सबक सिखाएंगे। दोस्तों, आप बताइए कि किसानों के आंदोलन में सर्जिल इमाम के पोस्टर दिखाने का क्या मतलब है? अरे, किसान आंदोलन में वरा राव, ये माओवादी आतंकवादी, इनकी तख्ती क्यों लगाई गई? अरे, उमर खालिद के पोस्टर्स क्यों लगे? मैं पूछता हूं, क्या ये किसान हैं? क्या ये किसान थे? क्या ये किसान होंगे? क्या इन लोगों ने कभी भी खेत देखे भी हैं? क्या इन लोगों ने कभी हल उठाए हैं? फिर किसान आंदोलन के बीच इनकी तस्वीरें क्यों? इनकी रिहाई की मांग क्यों? इन अर्बन नक्सल का एमएसपी के साथ क्या लेना देना है? अरे, कृषि कानून से क्या वास्ता है? दोस्तों, आज मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से भी किसान आंदोलन पर बात की है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि संवाद होगा तभी समाधान निकलेगा। दोस्तों, ये अर्बन नक्सल संवाद होने नहीं देना चाहते। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले 50 वोट नहीं मिलेंगे इनको अगर इलेक्शन हो जाए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नहीं चाहते कि किसानों की समस्या का समाधान हो, क्योंकि अगर समाधान हो गया तो इनका एजेंडा तो फ्लॉप हो जाएगा। अगर समाधान हो गया तो क्या होगा? देश को तोड़ने का जो मंसूबा इन लोगों ने पाला है वो फेल हो जाएगा। इसीलिए ये लोग किसानों के बीच अफवाह फैलाते रहते हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार से बात हो। अरे, जल्दी से जल्दी मुद्दा सुलझे और वो घर जाए, बातचीत हो, समाधान हो। अभी भी रबी फसल की बुआई का मौसम है।
वो खेतों में लौटना चाहते हैं, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े वाले सरकार और किसानों के बीच अफवाहों का दीवार खड़ा करना चाहते हैं। अफसोस तो यह है कि विपक्ष के नेता भी किसानों के मुद्दे पर टुकड़े गैंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिख रहे हैं। सब किसानों के नाम पर अपना स्वार्थ साध रहे हैं। दोस्तों, मैं तो सीधी बात करता हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे, यही सच्चाई है भाई साहब। दोस्तों, क्या हम ये होने दे सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं। क्या हम चुप रहेंगे? मैं आपसे पूछता हूं। इसलिए आज पूछता हूं मैं, और मेरे साथ आप भी पूछिए दोस्तों, और पूछता है सारा भारत कि क्या किसान आंदोलन में टुकड़े गैंग का क्या काम है? और पूछता है भारत, क्या अर्बन नक्सल किसानों को मोहरा बनाकर अपना एजेंडा चला रहे हैं? और पूछता है भारत, क्या किसानों के जरिए दिल्ली को जलाने की साजिश रची जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल जो पूछता है भारत, कि किसानों के बीच घुसकर साजिश रचने वाले इस टुकड़े गैंग को कब तक हम जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे? यह सवाल अकेला मैं नहीं, आप नहीं, सिर्फ किसान नहीं, आज पूछता है सारा भारत। सोलह दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। आंदोलन की शुरुआत तो कृषि कानून को वापस लेने की मांग से हुई, लेकिन इसमें धीरे धीरे टुकड़े गैंग ने घुसपैठ कर ली। खुफिया विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक ये लोग किसानों के जरिए दिल्ली में तोड़फोड़, हंगामा और आगजनी करवाना चाहते हैं। दिल्ली की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। खबर है कि अल्ट्रा लेफ्ट के दर्जन भर से ज्यादा नेता इन दिनों दिल्ली में सक्रिय हैं, किसानों के बीच अफवाह फैला रहे हैं और ये नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में सरकार और किसान के बीच सुलह हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टुकड़े गैंग पर आज बड़ा हमला किया। जो लोग हमेशा हर उस अराजक घटना में जिनके चेहरे देखने को मिलते हैं, वे लोग फिर उकसाने के लिए, मैं इसीलिए शुरू दिन से कह रहा हूं कि किसानों के कंधे में, भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके जो लोग अराजकता फैला दी, इनका प्रयास कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिपब्लिक भारत शुरू से कहता आ रहा है कि आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद अब ये बात सही साबित होती जा रही है। किसानों को उनका हक दिलाने के लिए जरूरी है कि इन अर्बन नक्सल और टुकड़े गैंग को किसानों के बीच से बाहर निकाल फेंका जाए। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कब तक इन अराजक तत्वों को देश बर्दाश्त करता रहेगा? पूछता है भारत। अरे ये अर्बन नक्सल, इनको मैं कहता हूं, ये अर्बन नक्सल, ये टुकड़े गैंग को, सुधांशु त्रिवेदी, मैं इनको कहता हूं हवा हवाई। ये हवा हवाई लोग हैं पप्पू जी, हवा हवाई है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये अर्बन नक्सल, ये टुकड़े गैंग गिद्ध की तरह टकटकी लगाए रहते हैं, टकटकी। ये मौका ढूंढते हैं और जहां पे भी लोगों में थोड़ा सा असंतोष हो, थोड़ा सा, तो वहां पे हवा देने पहुंच जाते हैं। इसीलिए मैं इन लोगों को कहता हूं हवा हवाई। अरे पप्पू यादव जी, बताइए सुधांशु त्रिवेदी को, ये हवाई वालों को किसान आंदोलन के साथ क्या लेना देना? पूछता है भारत, जवाब दे। पहले तो एक बात में जहां संतोष देखा, हवा लगाने पहुंच गए। अरे किसने बोला? किसने हवा दिलाने को कहा? आप बोलिए, आप बोलिए। अर्नब जी 16 दिनों से जो भाई हमारे पंजाब के, हरियाणा के बैठे हैं, सवाल वहां होना चाहिए।
सवाल इसमें कौन सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता है, क्या करता है, आप उस पे ना जाए। बात किसान खुद जाके कर रहे हैं, किसानों से बात होनी है। इसमें ना कोई ओ है, ना ए है, ना बी है, ना सी है। किसान ये किसान है? पंजाब के हैं या देश अरे के? भाई, आप उमर पप्पू जी खलीद क्या कह रहे हैं? किसान कब बना? सूर्य पप्पू जी मामला उमर खलीद किसान कैसे बना? और ये आ गए नक्सली, इनकी रिहाई का कनेक्शन है दोनों में। न्यूनतम समर्थन मूल्य। और आपको पता है पप्पू जी, सुधांशु पप्पू जी एक बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। सुधांशु जी, आपसे वातावरण बड़ा राव आग्रह है। दिखाया जा रहा है ना, जो ये कह रहे हैं इन पर से मुकदमे वापस लिए जाए। आपको भाई मेरे मुकदमा दर्ज हुआ है इंदिरा गांधी के जमाने में। प्लीज इंदिरा गांधी के जमाने से कैसे सुधांशु करते जी, थे? सुधांशु जी, चलिए आप बोलिए। सुधांशु जी, मेरी बात तो आप सुने। सुनिए, कौन क्या बोलता है, सवाल वहां नहीं है। जो लोग जाकर के बात कर रहे हैं कृषि मंत्री से, गृह मंत्री जी से, हमें वहां फोकस करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। आप इसके पहले भी याद कीजिए, आप कोरोना वायरस में डाइवर्ट कर रहे थे। आज तक कोरोना पूरा का पूरा दुनिया, नेचर किसी को नहीं बकसता। बीमारी कोई धर्म, मजहब, जाति नहीं होता। आप बहुत क्लियर हैं। आप देखेंगे जीएसटी के मुद्दों पर, नोटबंदी के मुद्दों पर, फिर मजदूर एक्ट के मुद्दों पर, फिर आप देखेंगे एनआरसी के मुद्दों पर, अब आइए किसान के मुद्दों पर। आप हर मुद्दों को अलग अलग तरीके से नहीं देखिए। मुद्दा सिर्फ यहाँ ये है कि किसान चाहता है कि खास तौर पर देखिए, मेरे प्रदेश में सुधांशु जी आप भी जानते हैं कि सीमांत किसानों की संख्या 85, 90, 92% है। बटेदार है, दिहाड़ी मजदूर है। हमारे तरफ कहीं पर मक्का की एमएसपी का सवाल है तो आप कहीं हट क्यों पर नहीं जूट का जाते? मामला है, किसान कहीं अपने धान लिए का है, बोलेंगे, तो कहीं आप हवा गेहूं का है। लगाने क्यों पहुंचे वहां पे? पप्पू जी आप डिसाइड कर लीजिए। आप नहीं, शाहीन बाग में भी, शाहीन बाग में भी आप पहुंच जाते हैं। अर्नब भाई, हाथरस में आप पहुंच जाते हैं। अर्नब भाई, आपकी नहीं, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रही है क्या? भाई, मैं आपका हाथरस बहुत में क्यों सम्मान पहुंचते करता हैं? शाहीन बाग में पहुंचते हैं, जामिया में पहुंचते हैं, सरकील इमाम में पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? किसान आंदोलन में पहुंचते हैं। आप है कौन? अर्नब जी, आप सीए के एक्सपर्ट है कि किसान नेता है? बताइए मुझे, पूछता है भारत। वेशभूषा बदल के, जी ने जो बात कही, वेशभूषा बदल के कभी आप किसान नेता बनते हो, कभी शाहीन बाग के नेता बनते हो। आप हो कौन पप्पू जी? बहुत सम्मान करता हूँ। आप असलियत में है कौन? आपसे अर्नब जी, मैं बहुत अर्नब जी, मैं एक किसान का, बहुत बड़े किसान का बेटा हूं। मैं बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान में जो बड़े किसान होंगे उसमें से 1 to 100 में मैं भी आता हूं। मुझे पता है। आप आज किसान नेता बन गए। आपने जनवरी में बोला था कि मैं शाहीन बाग वाला नेता हूं, फिर आपने बोला मैं सरजील इमाम का समर्थक हूं। आज कहते हैं मैं किसान नेता हूं। बीच में आपने बोला कि मैं हाथरस का नेता हूं। बीच में आपने बोला मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ हूं। भाई आप है कौन? नहीं, आप है कौन? आप वेश बदलते रहते हैं। भाई एक बात बोलो, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन बना दिए। अरे मैं पूछता हूं आपको पप्पू जी, आप हवा देने के लिए और लोगों को भड़काने के लिए पहुंचते हैं कि नहीं? सीधा सवाल है, पूछता है भारत। आप कहते हैं आप लोगों को भड़काते हैं कि नहीं? बताइए मुझे। अब पूछता है भारत, आपको पहुंचने की क्या जरूरत है? क्या आप चाहते हैं देश जल जाए? मैं भी बिल्कुल कहता आप हूं लोग देश शांति के दुश्मन हैं। फोकस रहिए। आप आग लगाओ नेता हैं। देश के मजदूरों को आप हटते क्यों नहीं? किसानों को खुद से बोलने दीजिए ना। नक्सलियों की मैं कह रहा हूं आपको, बाढ़ में 2 महीनों तक बुलेट और ट्रैक्टर पर कौन बैठा? अरे जब देश में शांति होती है तो आपकी नींद उड़ जाती है पप्पू जी। आपकी नींद उड़ जाती है पप्पू जी जब देश में शांति होती है। क्यों ऐसा क्यों? कृषि बिल से कोई लेना देना नहीं है, निकाल बाहर करिए। मेरी बात। और दूसरी बात, अर्नब जी, मैं आप कोरोना के समय में आपको लगता है देश में सब कुछ ठीक रहे तो आपको प्रॉब्लम होता है। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी हो जाए टक्कर। मैं देखिए सुधांशु त्रिवेदी के साथ हो जाए तो सही टक्कर। कहा कि फोकस किसानों पे आप नहीं बोल पा रहे आज पप्पू जी, आपको रंगे हाथ पकड़ लिया है मैंने। सरकार नहीं पहुंची, करूंगा, लेकिन पप्पू यादव हर मजदूरों के घर तक पहुंचे। किसी की गिरफ्तारी और रिहाई की मांग कर रहे हैं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। निकाल बाहर करो इनको।
ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने से जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, निश्चित रूप से हो जाए टक्कर। निश्चित रूप से नहीं, निकाल बाहर करिए। तीसरी बात उन्हें यह कहना चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जगह नहीं होना चाहिए। पीएमसी एक्ट है ही नहीं। ऐसे लोग देखिए, अल्ट्रा वामपंथ और वामपंथ के बीच में मत फंसिए। आज ये बहस अल्ट्रा वामपंथ और वामपंथ का नहीं है। आज बहस है जो 3 काला कानून है उस पे चर्चा होनी चाहिए। आज बहस है किसान 16 दिनों से ठंड में सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं। काले कानून में आज सुधांशु उनको मंत्री अलग अलग तरीके से मंत्री का भी उनको खालिस्तानी बना देता है, राज्य में वो कभी मंत्री उनको आतंकवादी बना देता है, किसान को कभी कहता है आप बड़े किसान हैं और पाकिस्तान का पैसा खर्च हो रहा है। पीएमसी एक्ट है या नहीं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। केरल में नहीं है ना, बोलिए भैया मैं तो भाई कह रहा हूँ, बिल्कुल केरल में कोऑपरेटिव सिस्टम लागू है। केरल में कोऑपरेटिव सिस्टम लागू है। आपने मंडी सिस्टम को बिहार में कर रखा, दिल्ली में आके झंडा खड़ा कर आप रखा। मंडी सिस्टम पर प्रहार क्यों कर रहे हैं? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ मेरे भाई, सवाल है केरल में मंडी मंडी सिस्टम खत्म कर रखा है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है। और भैया कोऑपरेटिव सिस्टम है ना, काले कानून, भैया कोऑपरेटिव सिस्टम है ना, क्या काम है भाई? आप कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू कर दो ना भैया। कोऑपरेटिव सिस्टम असल में आज देखिए पप्पू जी, और आप अरे ओ पप्पू जी आप क्या बोल रहे हैं? पप्पू जी आप पूर्णिया से, आप जानते नहीं है अल्ट्रा लेफ्ट क्या होती है, माओवादी कौन होता है? अरे पप्पू जी आप तो इन माओवादियों को जानते हैं। आप जानते हैं ये माओवादी पूर्णिया को भी जलाना चाहते थे, ये माओवादी उत्तर प्रदेश को भी जलाना चाहते थे और बिहार को भी जलाना चाहते थे। आप कहते हैं माओवादी कौन है, मैं जानता नहीं हूं। आप कहते हैं माओवादी कौन है, मैं जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं। आप जानते हैं, पहचानते हैं, मगर अपनी राजनीतिक स्वार्थ के कारण उनके साथ आप घुल मिल गए। पप्पू जी ऐसा मत कीजिए। पप्पू जी आप इनको छोड़िए। पप्पू जी आप राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हाथ मत मिलाइए। पप्पू जी, अवनीश जी इनको बताइए, ये पप्पू यादव आजकल एंटी नेशनल लोगों के साथ घूम, मुझे तो समझ नहीं आता। आप डिबेट करें, आप फंस गए आज। अरे भाई आपको कैसे समझ में आएगा? अर्नब गोस्वामी के साथ बैठ गए, पूरा एक्सपोज हो गए अवनीश अवस्थी जी, कैसे जाने? ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग को भगाना होगा अवनीश जी। सोचा था हम किसानों के पीछे वेशभूषा बदलकर चुपके से उनको भड़काते रहेंगे और रिपब्लिक भारत तुम्हें एक्सपोज नहीं करेगा। अवनीश जी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खुले डिबेट पर आज संजय अग्रवाल भी हमारे साथ है और हमारे साथ आज धर्मेंद्र मलिक भी हैं। अवनीश जी सवाल, वो कौन सी मांग है? असली सवाल पूछेंगे। सुधा भारद्वाज बरबरा आपको रिहा करने से पूरी हो जाएगी। सिर्फ एक सवाल, सीधा सवाल, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। सिर्फ एक सीधा सवाल है, वो किसान की कौन सी मांग है जो इन लोगों को रिहा करने से पूरी होगी? वो मांग बताओ आज मांग बताओ वो पप्पू यादव। देखिए क्या सवाल पूछ रहे हो भाई? और अगर नहीं है, अरे हम बताते हैं पप्पू यादव संजय अग्रवाल हो जाए डिबेट टक्कर। नहीं, अब हम तो अनुराग जी, एक सवाल अनुराग भाई, देश को भटकाने का प्रयास मत करिए। वो मांग बताओ। बैठा हूँ अर्नब भाई क्यों बोल रहे हो? बैठा हूँ, सुन रहा हूँ मैं, जवाब मैं भी दूंगा। देश की भी मांग है, वो मांग बताओ कि मेरा देश मत बेचो। अरे संजय अग्रवाल, तुम्हें समझ में आ रही है बात? मत बेचो, भटकाने की बात नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा भाई साहब, संजय अग्रवाल की आवाज ही नहीं आ रही स्टूडियो में। मांग पूरी हो जाएगी। ट्रेन रेल मत बेचो, किसानों के खेत मत संजय बेचो। अग्रवाल, अरे वो शर्जील इमाम पे बोलो। अरे ट्रेन रेल मत बेचो, किसानों के खेत मत बेचो। और किसानों ये बेल पर जो है, जो बेल पर है वो रेल की बात करने लग गए। फिर से आपके गवर्नर बंगाल में क्या कर रहे हैं? जो इनको रिहा कर, आपके गवर्नर बंगाल में क्या कर रहे हो? मेरे देश के किसानों के साथ मैं देश की साजिश कर रहे हो, मेरे देश के किसानों के साथ संजय अग्रवाल को आप साजिश कर रहे हो, मेरे पप्पू यादव को पहचान लो। ये टुकड़े टुकड़े
गैंग छदम राष्ट्रवाद से पनपा है। जो देश की ये प्रॉपर्टी टुकड़े को टुकड़े गैंग छदम लूटना राष्ट्रवाद चाहते, से जलाना पनपा चाहते। है। मैं पहचान लो, संजय अग्रवाल जहां भी राष्ट्रवादी मिलेंगे देशभक्त संजय अग्रवाल, हूं। इससे मेरे पूछो सामने ये फर्जी कि बातें शर्जील नहीं इमाम चलेंगी को तुम्हारी, रिहा करने ये से फर्जी किसान बातें की कौन मेरे सी मांग सामने पूरी नहीं होगी? चलेंगी। और मैं किसान आपको की फिर कौन समझाना सी चाहता मांग पूरी होगी? हूँ, शुद्ध हिंदी में किसान समझो की मांग, चाहे अंग्रेजी कोई में रेल समझो, बेल नहीं। भारत किसान देश की के वो किसान मांग को बताओ, अपनी जमीन चाहिए। किसान की एक वो इंच वाली मांग बताओ जमीन जो भी इनको रिहा भारत करने देश से का पूरी किसान, होगी। भारत देश का की किसान वो मांग अपनी एक बताओ भी इंच जो इनको रिहा जमीन करने से किसी भी पूरी होगी। कारपोरेट हाउस को MSP भाजपा वापस की है। सरकार के कहने पे नहीं SDM देगा। वापस आप है। किसानों को वो तोड़ना किसान की चाहते कौन सी हैं, मांग है? आप किसानों संजय को अग्रवाल, तोड़ना चाहते हैं, देश आप के देश को दुश्मन, तोड़ रहे हैं धर्म कर्म टैक्सपेयर में। के पैसे आप से इस बनी हुई देश से प्रॉपर्टी को हिंदू जलाने वाले विनय सिंह, शर्म हिंदुओं करो। को भी धोखा दिया, शर्म करो। और मुसलमानों को तो आपने डरा ही दिया है। मैं ये कहता हूँ इस देश से देशभक्ति चलेगा, ये देश संवाद। ये देखो मुसलमानों की लाइव बात शुरू हो गई। आपको शर्म नहीं आता? विनय जी, कब्जा करके पहले आपने आपको शर्म व्यापारियों नहीं को आता? तोड़ दिया, व्यापारियों का सारे पैसे आपने चंद चार कारपोरेट हाउस में बांट दिए, पूरे देश से जाने कितना बैंकों का पैसा लेकर के। देखिए 2004 और 2007 का अर्बन नक्सलियों का एक डॉक्यूमेंट है जिसको अर्बन पर्सपेक्टिव बोलते हैं। विनय जी, उस डॉक्यूमेंट को यदि पढ़ेंगे अर्बन, फैक्ट्री तो भारत उसमें नहीं आया। अर्बन नक्सलियों आप ने इस पर चर्चा नहीं मैनिफेस्टो में करते। साफ लिखा है कि किसानों के बीच, क्या बात आप करते हैं? विद्यार्थियों के बीच, मोहल्ला कमेटियों के बीच अपना पेनिट्रेशन नहीं, अर्नब जी, ये ठीक नहीं है। और जो सामाजिक डिवाइड ये है आप ये तय नहीं कर तो सकते। ये कोई नई बात नहीं है। आज से 16 साल पहले पप्पू यादव जी अर्बन पर्सपेक्टिव करके एक डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ लीजिए, आप ही लोगों ने लिखा हुआ है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से किसानों के बीच के संगठनों को और किसान के आंदोलनों को हाईजैक करना है और उसको देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करना। ये लिखा हुआ है, 16 साल पुराना डॉक्यूमेंट है जिसको अर्बन पर्सपेक्टिव डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। क्यों शर्जील इमाम का और बरबरा राव का पोस्टर दिख रहा है? अरे भाई, ये जो किसान है उनको सलाम है, लेकिन जो किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं, पप्पू यादव जी, आपका तो विरोध रहा है। आप तो कम्युनिस्टों से लड़े हैं, कम्युनिस्टों ने आपके ऊपर मुकदमे कराए हैं जिसको झेलते रहे हैं। आप क्यों कम्युनिस्टों का समर्थन कर रहे हैं? पप्पू यादव जी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक कर दो जनाब। इस साजिश को समझिए, पिछले 5 से 10 सालों में इस देश की ऐसी सारी घटनाएं जिसने इस देश में लाइमलाइट में छुआ है, मीडिया लाइमलाइट में रहा है, चाहे वो हाथरस का मामला हो, भीमा कोरेगांव हो, दिल्ली दंगा हो, बेंगलुरु ये मैं पप्पू जी, पत्थरगढ़ी हो, पप्पू जी, पप्पू जी आप बहुत बोल रहे हैं आज। पप्पू जी आज बहुत बोल रहे हैं। पप्पू जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पप्पू जी, मेरी बात सुनिए पप्पू जी। अरे रुकिए पप्पू जी, अरे रुकिए पप्पू जी, रुकिए ना, आपको मैं एक्सपोज करता हूँ, जो लोग अर्बन, आपको मैं एक्सपोज करता हूँ, कभी राजीव गांधी, आपको मैं एक्सपोज करने वाला हूँ, कभी मैं भी आपको मैं करूंगा एक्सपोज। मैं बहुत आपको मैं अवनीश अवस्थी है, AK वाजपेयी भी है, मैं बिल्कुल आपको एक्सपोज करूंगा। मैं सबके सामने आपका पर्दाफाश करूंगा, दुनिया भर के सामने आपको एक्सपोज करूंगा मैं। आप सम्मान कीजिए, मगर ये सब बोल के फायदा नहीं, आप फंस गए अभी बुरे। तैयार हूं, आपको मैं कहता हूं, पूछता हूं, मैं आपको बता, सुनिए मेरी बात पप्पू जी रुकिए, आप शांति से। अरे कोई आपका मुखौटा खोलने वाला हूं मैं अभी, आपका मुखौटा निकालने वाला हूं मैं। सुनिए आप मेरी बात, देखिए आप एक भड़काऊ ब्रिगेड के मेंबर हैं। आप सुनिए मेरी बात पप्पू जी, आप पहले नेता हुआ करते थे, आज आप नेता नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ आप एक भारत के भड़काऊ ब्रिगेड के कमांडर इन चीफ बन गए। आप भड़काऊ ब्रिगेड के कमांडर इन चीफ हैं। आपकी आदत बन चुकी है आग लगाने की। रुकिए ना, आपके बारे में विश्लेषण कर रहा हूं मैं। अरे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं विश्लेषण कर रहा हूं। अरे सब लोग देख रहे हैं, हाथ मत जोड़िए, मैं कह रहा हूं आपकी विश्लेषण कर रहा हूं। दोस्तों ये पहले जो है पहले, अरे रुकिए वाजपेयी जी, ये पहले सीए के नाम पर खूब आग लगाई इन्होंने, सीए के नाम पर खूब आग लगाई इन्होंने, दिल्ली में दंगे करवाने दिए, शाहीन बाग में बच्चे बूढ़ों को सड़क पर बिठा दी पप्पू यादव ने, फिर भी पप्पू यादव फेल हो गए।
फिर भी पप्पू यादव फेल हो गए। अरे इनकी कोशिश थी, पप्पू यादव की कोशिश थी कि नागरिकता कानून वापस हो जाए, उसमें भी फेल हो गए और हमेशा फेल होते हैं। अरे रोहिंग्या के नाम पर ये लोग छाती पीटते रहे, उस पर भी फेल हो गए। ये पूरे देश में, ये पूरे भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान दंगे करवाना चाहते थे, उसमें भी फेल हो गए, उसमें भी फेल हो गए। सब कुछ में फेल होने के बाद आज ये सामने आए हैं। अभी भारत में किसान और किसान विरोधी, किसान के साथ और किसान विरोधी, ये नया ड्रामा शुरू हो गया है इनका। पप्पू जी आप तो फेल हो गए, इसमें भी फेल होंगे। अरे आप है कौन? आप शाहीन बाग के नेता हैं कि सीए के नेता हैं कि सरजील इमाम के साथ है कि जेएनयू के साथ है कि जामिया में लोगों को भड़काते हैं? आप है कौन पप्पू जी? आज आप माओवादियों के साथ है, भगवान जाने कल जस्टिन ट्रूडो के साथ करे होंगे। आप है कौन? आप है कौन पूछता है भारत? आप असलियत में है कौन पूछता है भारत? आपको बताना होगा मैं ये हूँ। आप है कौन? आप है कौन? आप है कौन? मैं जानना चाहता हूँ आप है कौन? पूछ रहा हूँ आप। कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा, वैश्विक महामारी के बारे में नहीं बात कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ किसानों की आड़ में। वाह भाई पप्पू जी वाह। आप है कौन? वाजपेयी जी इनको पूछिए है कौन? इनके नाकाम करने का तरीका जो है बहुत खतरनाक है। ये लोग किसानों के बीच हमदर्द बनकर पहुंच जाते हैं। ये गरीबों, ये एक मिनट, अरे सुनिए, ये गरीबों को माइंड वॉश करते हैं। एक बात बताइए। हाँ जी वाजपेयी जी बोलिए। हो जाए टक्कर रिपब्लिक भारत में पूछता है भारत में टक्कर वाजपेयी जी और पप्पू यादव के बीच। अरे बताइए ना पप्पू जी। देखिए मंडी एक्ट बिहार में 2006 से ये व्यवस्था बिहार गवर्नमेंट ने हटाई हुई है, ये बात सही है ना? अरे ये बात सही है कि नहीं है कि मंडी एक्ट बिहार में नहीं है? ये बात सही है ना आपकी सरकार? हाँ बताइए। हाँ तो फिर यहाँ जो भड़का रहे हो, तो यहाँ किसानों को अपील करिए ना कि मंडी हटने से कोई नुकसान नहीं होता है। ये आप अपील क्यों नहीं करते? आप किसानों को ये बात क्यों नहीं समझाते कि मंडी एक्ट न तो ये सरकार हटा रही है, और अगर मंडी एक्ट हटता है तो उससे नुकसान नहीं होता। देखिए आप नहीं कह रहे, आप समझदार आदमी होते हुए भी कमांडर इन चीफ बन जाओगे क्या? आप अपील करिए किसान नेताओं से कि माओवादी ये बन चुके हैं कमांडर इन चीफ। आप ये भड़काऊ गैंग के कमांडर इन चीफ है। ये आप अपील करिए ना किसान नेताओं से। जब कमांडर इन चीफ तो अपील करिए किसान नेताओं से। खेत में बिक जाती है। अच्छा मुझे बताइए ये योगेंद्र यादव कौन है? हमारे यहाँ मुझे बताइए ये योगेंद्र यादव कौन है? स्थिति वहाँ ये अच्छी नहीं है। भी पहुँच जाएगा। ये योगेंद्र यादव कौन है? ये कहाँ से टपका? ये कहाँ से टपका योगेंद्र यादव? टैक्स की स्थिति अच्छी नहीं बताइए है। ना। पूरा तो का आप पूरा उसी ग्रुप में शामिल हो रहे हो क्या? पटना नहीं आप उसी ग्रुप में शामिल किसने नेता बनाया इसे? और जब ये कहाँ का नेता है? पॉलिटिकल नेता है। आप जवाब दीजिए। मेरी बात तो सुनिए, मैं नेता नहीं हूँ जनाब। किसानों को अपील क्यों मैं एक साधारण वर्कर हूँ। सब नेताओं क्या भारत के एक नागरिक की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भारत ग्रेवाल साहब और धर्मेंद्र मलिक, मैं आपसे ग्रेवाल साहब और धर्मेंद्र मलिक, मैं आपसे विनती करता हूं। ग्रेवाल साहब, धर्मेंद्र मलिक, इन लोगों से बचिए। ग्रेवाल साहब और धर्मेंद्र मलिक, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं, पूछता है भारत में, इन लोगों से आप बचिए, इन लोगों से दूर रहिए। आप जानते हैं क्या कर रहे हैं, मगर ग्रेवाल साहब आप होने क्यों दे रहे हैं? सुधांशु को बताइए, सुधांशु त्रिवेदी को बताइए क्या हो रहा है। ये अर्बन नक्सली, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये माओवादी कैसे घुस गए किसान के प्रोटेस्ट में? बताइए, हमें चिंता हो रही है। ग्रेवाल साहब, सुधांशु त्रिवेदी को बताइए, सुधांशु त्रिवेदी को बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। आज का सबसे बड़ा सवाल, अर्बन नक्सली कहां से घुस गए? मैं सेकंड, आपको अच्छी तरह पता है कि ये प्रोटेस्ट पिछले 3 महीने से चल रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता है सरकार 3 महीने सोई क्यों रही? जब पंजाब में रेल ट्रैक पर बैठे थे, डीसी दफ्तर के धरने पर बैठे थे, सड़कों को रोका था, तो सेंट्रल सरकार क्यों चुप रही? उस टाइम क्यों नहीं सेंट्रल सरकार ने इंटरवीन करके इनसे डायलॉग किया और इनकी बात सुनी और इनकी बात को सेटिस्फाई करने की कोशिश की? बात सुनिए। उल्टा सवाल सुधांशु जी को पूछा।
हाँ सुन लीजिए जनाब, आज ये मुद्दा नहीं है। देखिए, सरकार से जो आप बात कर रहे हैं, सरकार लगातार कई राउंड की बात कर चुकी है। जनाब, मुद्दा ये है कि इस तरह के लोग कैसे आ रहे हैं, आप साथ साथ क्यों नहीं मना करते? जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए कहा था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना झंडा लेकर ना आए, फिर भी भारत बंद में लोग आए। आप एक बार कह दीजिए ना कि भाई आप सुन लीजिए बोल रहे हैं बात। सुन लीजिए अच्छा, चलिए आप यही टीवी पर बोल दीजिए कि ये जितने भी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट वाले थे, ये नक्सलाइट है, ये 12 राव जो 1967 से गतिविधियों में संलग्न है, इंदिरा जी के जमाने में 1980 में जेल जा चुके हैं, जवाब दे रहा हूँ। उससे हमारा कोई मतलब नहीं। बोल दीजिए ना। गवर्नमेंट ये पॉलिटिक्स अरे ना सर, करे, ये बोलिए ना कि आप सिर्फ बंदों किसान को पे बात अगर कर ये रही और प्यार किसी बना मुद्दे के पे नहीं। किसान मूवमेंट को आप कहिए बदनाम करे, इनकी गिरफ्तारी से किसान मूवमेंट 40-50 साल पुराने मुकदमों से हमसे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं बोल रहे आप? को बदनाम करने की ये गवर्नमेंट की कोशिश है। किसान अरे की सर, बात आप सुनिए, बदनाम तो तब हो बात जानिए। जब आप कहें कि ये हमारा नहीं है। आप तो बोल ही नहीं आपने रहे। क्या किया? आप कहिए मेरी ये बात आप सुनिए, मंदिर आप से जो बाहर जाओ, आपने क्या किया? से हमारा कोई क्या किया? मतलब नहीं है। मेरी अब बात धक्के सुनो, मारते हैं ऐसे लोगों को मेरी बात जो सुनिए। जिन पे 40-40 साल के मुकदमे चल रहे हैं। आप जिन लोग जब गवर्नमेंट के पास मुकदमा 1974 में गवर्नमेंट के पास और हमारा उनसे तल्लक नहीं, मेरा उनसे कोई तल्लक 2004 में मुकदमा लगा। नहीं, किसान का उनसे क्यों कोई नहीं बोल तल्लक रहे? नहीं। बदनाम कौन कर रहा है भाई? हम कर रहे हैं, आप पार्टी हुए बंदे ये मूवमेंट मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, साफ कह दीजिए मूवमेंट फेल कि इनके जैसे लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं। ये कृपया रास्ता बाहर का ना दे। उनको बदनाम और जो कोई ये झंडा उठाएगा वो किसानों के खिलाफ माना जाएगा। बोलिए ना। किसान दोस्तों 7:31 7:31 जनाब। और इस वक्त हमारे साथ लाइव है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत हमारे साथ लाइव हैं। टिकैत जी नमस्कार। आप कहते हैं टिकैत जी कि आंदोलन किसानों का है, तो पूछता है भारत टिकैत जी कि किसानों के बीच ये टुकड़े गैंग क्या कर रही है? आप लोगों ने भोले भाले किसानों के बीच इन्हें कैसे घुसने दिया? आजाद ये एलआईयू और इंटेलिजेंस क्या कर रही है ना, पकड़े जो इस तरह के लोग आ रहे हैं। देखो इनका कोई मतलब यहाँ से नहीं है आंदोलन से। किसान तो आपके भरोसे आए हैं वहाँ पे, इनका कोई ना प्रस्ताव। आप लोग नेता हैं, हाँ कोई नहीं, लोगों का आप पर भरोसा है टिकैत जी। ये आगे होंगे, यहाँ कोई तो नहीं आएगा, हमारे एजेंडे में नहीं है ये। आप जो मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, बात कर लेते हैं, जो इशू है उसकी बात करो। नहीं मगर ये टुकड़े गैंग कैसे घुस गई? क्या ये धोखा नहीं है? आप अरे मैं इशू के बारे में बोल रहा हूँ, पूरा भारत इस पर चर्चा कर रहा है कि टुकड़े गैंग कैसे घुस गई। हम इनको जानते, हाँ चर्चा कर रहा है, मैं वही तो बता रहा हूँ। तो घुसे कैसे इतने हजारों? मतलब नहीं है, लगा दिए होंगे तो गाँव का। अरे अच्छा बात तो सुनोगे या कोई किसी हकीम ने बता रहा, क्या बोलते ही रहोगे? बात सुन लो। आपने उनका नाम लिया है, हमने कहा कि हमारे प्रस्तावित उसमें इनका इशू नहीं है। किसी ने लगा दिए होंगे, गांव के सीधे भाड़े लोग आ रहे हैं, उनको क्या पता जब उनको हम ही नहीं जानते कि कौन है ये। किसी ने लगा दिया होगा, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ लाखों आदमी है। किसी ने बैनर दिखा दिया होगा, उनसे कोई मतलब नहीं है ना, हमारे एजेंडे में है वे। हमने एक सिरे से खारिज कर दिया, हमारा एजेंडे किसान का। कोई आदमी आ रहा है तो उसका इससे हमारा कोई मतलब नहीं है ना, हम उनको आने देंगे। यहाँ पे मुद्दे पे बात करते हैं टिकैत कैसे कर रहे हैं? है जी एक मिनट टिकैत जी बीजेपी के बड़े नेता सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं आपको। मैं टिकैत साहब पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, जब महेंद्र सिंह टिकैत साहब के जमाने में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ था बोट क्लब पे, जहां से कि पत्थर फेंको तो संसद में चला जाता, मगर एकदम शांति रही थी, किसी प्रकार के एंटी नेशनल एलिमेंट को आने नहीं दिया गया था, हमें बचपन में याद है। आप अगर आज ये बात कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे भी आ गए, तो इसका मतलब भीड़ में कोई भी आ जा रहा है। तब फिर ये मत कहिए कि सारी भीड़ हमारी है, या फिर ये कहिए कि ये लोग आ गए, इनको मैं सीधे अपने वॉलंटियर से कहता हूं कान पकड़ के बाहर करो इनको। आप यहाँ से कहिए कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं इनको निकाल बाहर करो। बिल्कुल बाहर जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं है किसान से, न्यूनतम समर्थन मूल्य से, किसानों के बिल से आएंगे। साफ उनका कोई, अरे बात तो सुन लो भाई, जो मामले हैं आप बात सुनो। यहाँ पे भी बहुत लोग छोटे छोटे कैमरे लेकर घूमते रहते हैं, वे उस तरह की बात करना चाहते हैं
कि हम उनके खिलाफ बोल रहे, मोदी के खिलाफ बोल रहे, मीडिया के खिलाफ बोल रहे, हम उनको समझा देते हैं, उन लोगों को हम भी अपना बाहर करते हैं। दिल्ली के चारों तरफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा, कोई हमारा वो तो है नहीं कि भाई कौन आ रहे, जब हम ही नहीं पता वे जिनके आप नाम लोगे हम नहीं उनको जानते, ना हमारे गांव का आदमी उनको जानता। वे आगे होंगे संगठित तरीके से, तख्ती लेकर उन्होंने दिखाया, उनका हमारे साथ कोई मतलब नहीं है, ना हमारे एजेंडे में उनका कोई इशू है। हमने एक सिरे से खारिज कर दिया, आगे जो भी आएगा उसको घुसने नहीं देंगे, इस तरह के एलिमेंट को हम घुसने नहीं देंगे। और हमारी आपसे भी ये है कि जो सेंट्रल मैं एक बात टिकैत जी, के लोग आ रहे हैं, टिकैत जी आप बहुत बड़े नेता है किसानों के, बताओ टिकैत जी अब ये बड़ा अच्छा मौका है। टिकैत जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, टिकैत जी, राकेश टिकैत साहब, आप बहुत बड़े किसान नेता हैं। सुधांशु जी एक मिनट, आप बहुत बड़े किसान नेता हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, आज जैसे योगी आदित्यनाथ आए थे मेरे प्रोग्राम पे, तो उन्होंने कहा कि अर्नब संवाद से समाधान होगा। मैं भी मानता हूं संवाद होगा तो समाधान होगा, बातचीत होगी तो समाधान होगा। ये बताइए टिकैत साहब, बातचीत ही नहीं होगी, आपने तो बातचीत ही बंद कर दी। आप कह रहे राजधानी को घेर देंगे, रास्ते बंद कर देंगे, दिल्ली में किसी को जाने नहीं देंगे, बातचीत भी नहीं करेंगे, तो ये क्या मामला है? ऐसा नहीं कहा। आप बातचीत आपने बंद क्यों की? बात सुन तो लो ना, बातचीत आपने बंद क्यों की? कहाँ बंद करी भाई? सरकार नहीं, सरकार ये बताओ कि कब बात करनी और कहाँ करनी। हम तो तैयार बैठे, अपना तय कर लेंगे, हम भी आ जाएंगे। सरकार बतावे तो कि कहाँ बात करनी। सरकार ने टीवी के माध्यम से ये कहा है कि हम बात करेंगे। मुझे तो खबर है आपने बंद की। सुधांशु जी भाई, हम तो सुधांशु जी बात किसने बंद की? आपने बंद की क्या? राकेश जी कह रहे हैं कि बात आपने बंद की, वो तो बात करने को तैयार है। हो क्या रहा है आप दोनों के बीच में? आपने टाइम दिया है ना, कौन सा टाइम दिया? ये जो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, जो किसान नेता ये दावा कर रहे हैं कि आज तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता है चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और आपके पूज्य पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कितना भारी आंदोलन किया था? उसके बाद भी उन्होंने कुछ मामलों पर सरकार के साथ बातचीत करके रास्ता निकाला था ना। और एक तो जो लोग कहते हैं कि इससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, मेरी तो स्मृति के हिसाब से टिकैत साहब का आंदोलन जो नवंबर 1988 में हुआ था, उसमें इससे कहीं ज्यादा किसान थे, 5 लाख के लगभग किसान थे। बड़ा आंदोलन था, और 5 लाख सरकार मान रही थी। आंदोलन आज यहाँ 5 लाख नहीं है। अब मैं दूसरी बात, जैसे उस समय एक रास्ता निकला था, दूसरा रास्ता, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ भाई, जब कह रहे हैं अविश्वास है सरकार और किसान में, तो किसानों में आपस में क्यों अविश्वास? भाई अगर इतने लोग हैं, अपने में से 10 या 5 प्रतिनिधि क्यों नहीं चुन लेते कि भाई ये हमारे नुमाइंदे रहेंगे, जाके बात करेंगे? आपको चुन ले, 2-3 लोग पंजाब से आ जाए, बात कर ले। अब सब नहीं, हम सबके सामने बात होनी चाहिए। तो ये तो मन में शक पैदा करता ना कि आपस में एक दूसरे में बड़ा 13 आदमी चुन रखे हैं, 13 आदमी। एक मिनट सुधांशु जी, इनकी बात सुनिए। 13 ही आदमी उस दिन गए। हाँ जी बोलिए टिकैत साहब जी। 13 आदमी संगठन ने चुन रखे हैं और 13 ही आदमी उस दिन गए थे, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े किसान संगठन है, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसका करीब 40-35 लोगों का एक डेलीगेशन है, उसमें से 13 आदमी चुन लिए। तो 13 आदमी से बातचीत हुई सरकार की, सरकार ने प्रस्ताव दिया, एक मत से किसान संगठनों ने, करीब उस टाइम पे 80 लोग वहाँ पे थे, एक मत से ये खारिज कर दिया कि हम संशोधन वाले उस पर हम नहीं जाना चाहते। ये है आगे, ये है कि देखो सरकार को भी जिद्दबद्दी नहीं करनी चाहिए, नहीं मगर उस पर सरकार को भी पीछे हटना चाहिए, किसान को भी पीछे हटना चाहिए। टिकैत साहब एक सवाल करूं, टिकैत साहब एक सवाल करूं, टिकैत साहब एक सवाल करूं, मैं एक मिनट सुधांशु जी मैं एक सवाल करूं, पहले तो एक मिनट सुधांशु जी जरा मुझे बोलने तो दीजिए। अरे भाई ये देखिए टिकैत साहब, आप पहली बार आए मेरे प्रोग्राम पे, देखिए ये जितने राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है मुझे बोलने ही नहीं देते। मैं हमेशा कहता हूं, लोग मुझे कहते हैं टिकैत साहब के अर्नब लोगों को बोलने नहीं देता, मैं तो कहता हूं ये मुझे कभी बोलने नहीं देते। देखिए सुधांशु जी कितना बोलते हैं, और देखिए हमारे 8 इधर जितने हमारे दूसरे पैनलिस्ट है। टिकैत साहब एक मिनट, पूरे भारत के लोग प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। टिकैत साहब एक मिनट अनुमति दीजिए, ये बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। ये जो बातचीत हो रही है ना आपकी और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में, ये हजारों लोग, लाखों लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं और कह रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है। दोनों साइड बैठ के बात तो कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा इंप्रेशन जा रहा है कि दोनों साइड अड़े हुए हैं। मुझे तो लग रहा है संवाद हो रहा है मेरे प्रोग्राम पे। टिकैत साहब सवाल करूं आपसे, करूं सवाल टिकैत साहब आपसे, मैं करूं मैं सवाल करूं टिकैत साहब? देखिए तब सवाल के लिए तो बैठे हैं टिकैत साहब, देखिए मैं थोड़ा सीधे बात करने वाला आदमी हूं,
आपको बुरा ना लगे, मगर मैं हाँ आप भी सीधे बात करने वाले आदमी हैं, मैं भी हूं। तो ये बात है, आपने कहा कि देखिए अभी संशोधन वाला रास्ता हमें मंजूर नहीं है। आपने कहा संशोधन वाला रास्ता। मैं आपको एक बात पूछता हूं जी, आपको दिल्ली से मुंबई जानी है, आप इस रास्ते से जाए या उस रास्ते जाए, पहुंचेंगे तो उसी जगह, है ना। आप दिल्ली से हिसार जाए, आप इस रास्ते से जाए उस रास्ते से जाए, आप हिसार ही पहुंचेंगे। तो आप किस रास्ते से जाए उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं कहता हूं आपको, आपने कहा एमएसपी खत्म नहीं होनी चाहिए, सरकार ने मान ली, सरकार ने कहा कि नहीं खत्म करेंगे। आप कह रहे नहीं, आप संशोधन से मत बोलिए, आप कानून वापस लेकर बोलिए, उससे क्या मतलब बनता। आपने बोला एमएसपी खत्म नहीं होनी चाहिए, सरकार ने मान लिया। आपने कहा कि किसानों की जमीन छीनने का खतरा है, और सरकार ने क्या कहा टिकैत साहब, सरकार ने कहा कानून ऐसा है कि जमीन पर तो कोई डील होगी ही नहीं, जो भी डील होगी वो फसल पर होगी। जमीन जब लीज पर दी ही नहीं सकती तो फिर कोई जमीन को छीनेगा कैसे। यानी कि आपने बोला किसी किसान की जमीन छीननी नहीं चाहिए, सरकार ने कह दिया नहीं होगा। यानी कि मेरा आप पर आरोप है, बुरा न माने, मेरा आप पर छोटा सा एक आरोप है टिकैत साहब, कि आपको जो चाहते थे वो मिल गया आपको, मगर आप अड़े हुए हैं। आप कह रहे नहीं, हम संशोधन के रास्ते से काम नहीं करेंगे। पहले एमएसपी आपको जो चाहिए था किसानों को सरकार ने दे दिया आपको। आप एक बात बताइए जो आपको नहीं दिया, एक बात बताइए कागजों में। हाँ जी बोल। पहले एमएसपी पे बात कर लें, एमएसपी पे बता दूं पहले। एमएसपी पे सरकार ने एमएसपी पे ये कहा है, आप बताइए, एमएसपी हो जाए। हाँ, एमएसपी पे ये कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी जैसे थी ऐसे रहेगी, यही तो कहा सरकार ने। जब 3 बिल आए हैं तो एक क्लॉज ये भी डाल देते कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। एक मिनट, ये डालने में कोई दिक्कत थी? क्योंकि इसलिए नहीं डालना कि जो बड़ी कंपनी आएगी डालिए ना, नुकसान होगा। इतनी छोटी सी बात है सुधांशु, उनको उसी रेट पर एक ही तो शब्द है, एक क्लोज हमारा कानून बनवा दो। इस बात पर मैं हजारों बार यही बात सुन रहा हूं किसान नेता से। टिकैत साहब एक मिनट, टिकैत साहब कोशिश करते हैं, टिकैत साहब कोशिश करते हैं। सुधांशु जी छोटी सी बात है, ये कहना है कि प्राइवेट कंपनियों से लिखित तौर से ले लीजिए कि प्राइवेट मंडी भी होगी, सरकारी मंडी भी होगी, नहीं, मगर प्राइवेट की जो मंडी होगी उसमें एमएसपी के नीचे कोई बिक्री नहीं होगी। यही चाहते हैं ना टिकैत साहब? सुननी भी खतरनाक है। क्या गलत? नहीं, मैंने गलत बोला? फिर सुन लो, मैंने बोला सवाल है उसको फिर सुनो। हाँ, आपने गलत बोला, एक मिनट सुन लो मेरी बात जो है उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। हमने ये कहा कि बड़ी कंपनी से नहीं लिखने, किस से लिखवाओगे? देश में देश जो चलता है वो कानून संविधान से उससे चलता है, देश में धाराएं हैं। हमने ये कहा है कि इस पे एक कानून बना दो कि एमएसपी से नीचे कोई भी खरीद नहीं करेगा, अगर खरीद करेगा तो सजा का टिकैत साहब सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे। टिकैत साहब मगर एक मिनट, टिकैत साहब हाँ जवाब। टिकैत साहब आप किसान नेता है, आपसे आप एक मिनट सुधांशु जी एक मिनट, सवाल करूं टिकैत साहब, सवाल करूं। अर्नब गोस्वामी सवाल कर सकता है आपसे? हाँ जी। अरे भाई टिकैत साहब इतने बड़े नेता हैं आप। हाँ बिल्कुल। आप मुझे बताइए एक बात कि अगर सरकार बोले हम कानूनी वापस ले लेंगे तब क्या एमएसपी की गारंटी होगी? ये भी तो सोचिए आप। एमएसपी तो दूसरा कानून है ना, उसको तो लाना पड़ेगा। ये कानून से अलग है, एमएसपी पे क्यों कानून नहीं बनाएंगे? आप 3 कानून बना रहे हो देश के लिए, इसका मतलब आप किसान का तो एक ही सवाल है कि आप एमएसपी पे कानून बनाओ। अच्छा, अब मैं टिकैत सुधांशु त्रिवेदी उल्टा एमएसपी पे जी इन्होंने जो बात कही बड़ी अच्छी बात कही। देखिए इनके मुंह से बात आ गई। टिकैत साहब, जो कृषि है वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी राज्य भी कानून बना सकता, केंद्र भी। पहली बात, अगर किसी राज्य को लगता है तो गैर कानूनी करने का अधिकार उनको है, वो अपने एमएसपी को गैर कानूनी कर देंगे, इससे कम पे कोई बेचेगा सजा हो जाएगी।
सजा करने और सजा हटाने का ताकत राज्य सरकार के पास होती है, कर सकता है। दूसरी बात, अब आपको एक व्यवहारिक बात बताता हूं। सरकार आज की डेट में पेट्रोल और डीजल की कीमत को नहीं नियंत्रित कर पा रही है। कारण क्या है कि WTO में कांग्रेस के जमाने में जो हाथ बन गए थे, आज नहीं कर सकते। दुनिया में कहीं भी बाजार में सरकार मूल्य निर्धारित कर सकती है, खरीद निर्धारित नहीं कर सकती। आपको कोई मोबाइल जो है 10,000 का हो, सरकार के लिए 15,000 का होगा तो 15,000 कीमत तय कर देगी, 15,000 का खरीदेंगे नहीं आप। अच्छा, इसमें क्या समस्या रहती है? गेहूं है, जरा सी नमी हो गई, आज तो 100 रुपए की चीज कहेगा, ठीक है भाई 80 में ले लो, तब तो कानूनी सजा हो जाएगी 100 के नीचे। तो अब या तो 100 रुपया या नमी हो गई तो कूड़ा। तो इससे किसान को फायदा होगा या नुकसान? अरे साहब, ये जालसाज जो आज मंडी में बैठे ना, ये क्वालिटी पे ऐसा कहेंगे अब तो ये खरीदने लायक नहीं रह गया, कूड़े के भाव खरीद के फिर पूरा ही का पूरा मुनाफा कमा लेंगे। अभी तो बाहर मंडी में टिकैत जी सुनिए मेरी बात, 1 मिनट टिकैत जी। अरे मुझे तो लगता है मैं तो बोल ही नहीं रहा, बोल लो। बोलिए बोलिए, मुझे तो अच्छा लग रहा है, संवाद हो रहा है मेरे प्रोग्राम पर टिकैत साहब। जो 3 दिन से बातचीत नहीं हो रही, भारत पे तो हो रहा है ना, रिपब्लिक भारत में। बोलिए बोलिए बोलिए, लाखों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको, बोलिए। कि दो स्टेट में हरियाणा और पंजाब में MSP पे मंडी में खरीद होती है, क्योंकि वहां सरकार करवाती है और वो फिर FCI को और उन लोगों को देती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जितना भी और उसमें वहां पे MSP पे खरीद ज्यादा नहीं होती, और मंडियों के अंदर तो होती नहीं, वो उसके अलग से FCI के क्रय केंद्र लगते हैं। वे किसी गांव में भी लग सकते हैं, जहां मंडी नहीं होती वो वहां पे भी लग जाते हैं। हमने कहा कि जब कोई प्राइवेट आदमी आएगा और वो कहीं से भी खरीदेगा, तो जब कानून का एक शिकंजा होगा कि भाई आप इससे नीचे नहीं जा सकते। जब हमारी सरकार खरीद रही है तो प्राइवेट आदमी क्यों नहीं खरीदेगा? जब बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर आएंगे तो उनको खरीदना पड़ेगा। 3 कानून बनने से पहले बड़े बड़े वेयर हाउसिंग बन गए, इसका मतलब प्लान तो सरकारों की और बड़े हाउसिंग वालों की थी कि हम कानून बनाएंगे, आप भाई तैयारी कर लो, क्योंकि फिर आप कह रहे हैं वो गोदाम बनाने में बहुत टाइम लगेगा। उन्होंने पूरे के पूरे आप कह रहे हैं, आप डर फैला रहे हैं, गोदाम बना के बड़े-बड़े, आप डर फैला रहे हैं, ये ठीक नहीं, आपको शोभा नहीं देता। आप किसानों को डराने की कोशिश उनकी वकालत करेगा, उनका इलाज करेगी ये जनता, ये ठीक नहीं, सुन रही है जनता, ये ठीक नहीं। आप कह रहे हैं कि किसान निजी व्यापारियों का गुलाम बनेगा। सरकार कह रही है कि कानून में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं कि किसान ज्यादा स्वतंत्र होंगे, वो कभी व्यापारियों के चंगुल में इस कानून के बाद नहीं आ सकते। आप कानून का सहारा लोगे, राकेश जी, कानून व्यापारियों के हित में बनाओगे आप। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब देश की जनता जानती है नहीं चलने की। 1 बीघा जमीन नहीं है और गोदाम बनाओगे आप 1 लाख क्विंटल के। ये गुंडागर्दी नहीं चलने की। अब ये देश की जनता जागी देख रही है, कहाँ गोदाम बनाए, कहाँ से माल खरीदेंगे, अंदर कहाँ से लगाकर गुड़गांव में तक गोदाम बनाओगे। उनको कहोगे कि कानून तो सरकार उनके दबाव में बना रही है। कानून सरकार ने किया, जौन से बैठ के यहाँ ठीक बात करे, 1 बीघा जमीन नहीं है, खेत का पता नहीं कैसे गेहूं और चावल पैदा होता है। ये कानून बनाओगे देश की। 12% दिल्ली की कोर्ट में बैठ के कानून नहीं बनने के, किसान के खेत में बनेगा। कर रहे बैठ के बकवास लग रहे करने यहाँ पे। पहले कांग्रेस आओ गांव में देखेंगे कहाँ गोदाम बना रहे हैं। ये देख रहे हैं, लिस्टेड कर रहे हैं सबको। जो किसान के पक्ष की बात नहीं करेगा उसका इलाज करेगी ये जनता। आ गई है दिल्ली के चारों तरफ, हिसाब लेने आए हैं हम, हमारा हिसाब करवाओ। कौन सा आप गारंटी ले रहा है उनकी? ये बताइए, आप बताइए, तमिलनाडु के जो किसान हैं, महाराष्ट्र के जो किसान है, बंगाल के जो किसान है, उनकी कौन सुनेगा? आप तो पहुंच गए अपनी आर्मी के साथ, ये बताइए। उनकी आप ही एक किसान नेता हैं। उनके लिए कानून आप कहते सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में किसान हैं। बात तो नहीं, बाहर के नहीं, आप कह रहे पूरे भारत के किसानों के लिए बोल रहे हैं। उनकी भी बात कर रहे हैं। आपने कैसे मान ली? जो उसकी खेती करता है, दूसरे किसानों की कौन सुनेगा? टिकैत साहब, आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, आखिरी सवाल है आपसे टिकैत साहब। आज गृह मंत्री अमित शाह जी खुद संवाद करना चाहते हैं आपसे, मगर आप कह रहे हैं हम राजधानी को ब्लॉक कर देंगे। अब मेरा इसमें आपके साथ बहुत मतभेद है।
आप काम कैसे की रोक बात सकते करो, हैं? काम की। उड़ जाओ आप क्यों तो उड़ रोकेंगे? जाओ। हम सीधे आदमी गांव के आप आदमी, राजधानी उड़ को जाओगे, क्यों आप पढ़े लिखे रोकेंगे? आदमी। हम तो बात करना चाह सरकार से, हम तो बात करना चाहते हैं ना सरकार से। आप मैं कह रहा हूँ आप राजधानी को कैसे ब्लॉक करेंगे? ये गलत बात करने ही तो आ रहे गाँव से। नहीं, बात कीजिए। आप कल से बात करेंगे, नहीं, हम परसों कहाँ से कर आप रहे कैसे हैं? बात राजधानी करेंगे को बताइए? चल आप बात करने को तैयार है? आप वापस आने को तैयार है बात करने के लिए? हम तो बात तो कर लेंगे ना, आप बताओ तो। बात कौन नहीं कर रहा? हम तो 6 दौर की वार्ता होगी। हम तो सरकार तो बात कैसे होगी? टिकैत साहब, आपने राजधानी को घेर के रखा। आप घेरना बंद कीजिए ना, आप घेरना बंद कीजिए ना। मैं कह रहा हूँ आप घेरना बंद कीजिए। आपको कैसे लगेगा कोई आपके जगह को घेर देगा? ये घेरना, ये धमकी देना, ये बंद कीजिए ना। आप बंद क्यों नहीं करते? दिल्ली को सील नहीं करा। नहीं धमकी हमने नहीं धमकी दी। नहीं, चक्का जाम करेंगे, लोगों को घेरेंगे, आप ही तो कह रहे हैं ना। 1967 में भारत सरकार 1967 में नहीं, रास्ते खोल दीजिए, आप हाईवे खोल दीजिए। हाईवे पर बैठे हुए क्यों हैं आप? किसानों से समझौता करा। आप हाईवे खोल दीजिए। हाईवे तो खुल रहे हैं। आप हाईवे खोल दीजिए। हमें वोट, अरे कितने लोग अस्पताल डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, आपके कारण नहीं जा पा रहे। आप हाईवे खोल दीजिए, आप रास्ते खोल देते। कैसे साहब, आपको प्रॉब्लम क्या है? फिर बातचीत हो जाए। आज आप किसी का गला दबाकर कहेंगे बात करो मेरे साथ, तो रास्ते तो खुले। नहीं, आप तो किसी पे गला दबा के बोल रहे हो बात करो मेरे साथ। ये तो गलत टेक्निक ही गलत हो गया। मुझे बता दो, मुझे एक आदमी का ये बताओ कि उसका रास्ता बंद है। सब रास्ते चल, सारे हाईवे बंद है। आपके किसान बैठे हुए वहाँ पे, सब जा रहे रास्ते। अरे सारा जाम करके रखा है, यूपी गेट को बंद कर रखा है, सब जगह पे आपने बंद करके रखा है। खोल दीजिए हाईवे। आप सब रास्ते जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल हाईवे का। आप क्यों बैठे वहाँ पे? आप लोगों ने तो वहाँ पे पूरा मेला बना के रखा है। आप निकल जाइए वहाँ से, कहीं और आप आंदोलन कीजिए। हाँ, हम वोट आप आए, आपने बात सुनाई, अभी आप वापस जाइए। आप बातचीत के लिए आइए, मगर रास्ते खोल दीजिए। हाईवे खोल दीजिए ना। अरे हाईवे खोल दें। और सरकार से बात तो करवा दो हमारी। आप इनसे लिखवा के दे दो। हाईवे खोल दीजिए, रास्ते खोल दीजिए। लोगों को परेशानी हो रही है, आपको क्या अच्छा लग रहा है? आम आदमी को परेशानी हो रही है। जब शाहीन बाग हुआ था आपने ही कहा था ये कोई तरीका है? नहीं, जब शाहीन बाग हुआ था तो आपने ही कहा था ये कोई तरीका है रास्ते बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ ये क्या तरीका हुआ आपका? आपके आप भी तो शाहीन बाग वाला तरीका अपना रहे। जीवन में प्रदर्शन नहीं करने के। शाहीन बाग का हम तो जानते नहीं भाई, शाहीन बाग का क्यों नाम ले रहे? मैं आपको कहता हूँ, भारत में हर एक आदमी 130 करोड़ का देश है। हर एक आदमी अगर रास्ते में बैठता है तो दुनिया भर देश तो ठप हो गया। हर एक आदमी अगर 10 लोगों को बैठ के हाईवे में बैठ जाए तो फिर तो देश ठप हो जाएगा। सबके मांग होती है। हम तो भाई दिल्ली नहीं तो रोक रखा। हम तो दिल्ली आना चाहते हैं। वोट क्लब पे बढ़िया जगह है, मन से बैठ के अपना बातचीत कर लेंगे। हमको आ जाने दो। किसने रोक के हाईवे? भाई भारत सरकार ने तो रोक रखे, हम आगे को बढ़े हुए बढ़ने देते। चलिए मैं देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स होता है। संवाद तो हुआ सुधांशु त्रिवेदी, अच्छी बात है, संवाद हुई। आज रिपब्लिक भारत के दर्शक ये मानेंगे संवाद हुई, बातचीत हुई। देखिए धर्मेंद्र मलिक जी भारतीय किसान यूनियन के, एक मिनट, भारतीय किसान यूनियन ने 19 अप्रैल 2019 धर्मेंद्र मलिक भी हैं ट्विटर में लिखा, दुनिया आपने ट्विटर में लिखा कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक के विरोध में है। वो कह रहे हैं मंडी से बाहर निकालो, कोऑपरेटिव लागू करो। यानी आपने कहा कि मंडी सिस्टम से बाहर आए। क्या आपका भारतीय जी ये संवाद आगे बढ़ेगी कि नहीं? धर्मेंद्र मलिक जी आखिरी सवाल आपसे। ये धर्मेंद्र मलिक जी उल्टा कह रहे हैं सुधांशु जी को। हमने कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा। जी देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा सुधांशु जी, जो तुम्हारे भारतीय किसान यूनियन के नाम पर समर्थित लोग हैं, उनके ट्विटर से आपने ट्वीट करा होगा रही दिल्ली के रास्ता रोकने की। हम आज रामदेव सब रामलीला मैदान में आए। ये भूपेंद्र मान की बात कर रहे हो। भूपेंद्र मान प्रो है। भूपेंद्र मान की बात जी आखिर में मैं कहूंगा कि दोस्तों आज मैं किसानों से सीधा संवाद कर रहा हूं। मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग आपके बीच में घुसकर आपका फायदा उठा रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनको एक्सपोज कीजिए। आपकी समस्या से उनका कोई वास्ता नहीं है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी दिक्कत क्या है। उन्हें सिर्फ आप लोगों में एक मौका दिख रहा है। दोस्तों कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।